हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर फोर्थ पेपर क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में बताया था कि क्लासरूम डिस्कोर्स किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जल्दी से कि स्टूडेंट्स और टीचर के मध्य होने वाली बातचीत या कक्षा में होने वाला जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी संप्रेषण है, चाहे वो रिटन हो, ओरल हो अथवा सांकेतिक हो, उसको हम क्लासरूम डिस्कोर्स कहते हैं। इसकी प्रकृति, अर्थ और महत्व के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके साथ साथ स्पीकिंग राइट, टीचर्स रोल, स्पीकिंग स्टाइल सब क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग अप्रोचेस टू डिस्कोर्स पढ़ेंगे कि क्लासरूम कक्ष विमर्श के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली अप्रोच है IRE या IRF मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं। I मीन्स इनिशिएट, R मीन्स रेस्पॉन्ड और E मीन्स इवैल्यूएट, और अगर हम F यूज करते हैं तो यहाँ पर इसको फीडबैक कह सकते हैं। ये एक परंपरागत कक्ष वार्तालाप है। इसमें सामान्यतः अध्यापक शुरुआत करता है, जैसे कि इनिशिएट नाम दे रखा है, जैसे नाम के अनुरूप, तो अध्यापक इसकी शुरुआत करता है और कक्षा को लीड करता है। टॉपिक डिसाइड करता है, स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उत्तर देते हैं और शिक्षक उनका उत्तर सुन करके उनका मूल्यांकन करता है और उनको फीडबैक देता है। इसमें सारी पावर जो है, इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइक्वल होती है। अब वो प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है कि जैसे कि भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन कौन से हैं, या भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके की उत्तर विद्यार्थियों को मालूम होते हैं और विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि जो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में या जो भी क्वेश्चन होता है, फिर अध्यापन उनका मूल्यांकन करता है कि हाँ ठीक है, शाबाश, और इस तरह से उसको फीडबैक देता है। ये मॉडल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अध्यापक जल्दी जल्दी प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी जो है वो उत्तर देते जाते हैं। इसमें एक मैकेनाइज्ड वे में जो है वो टीचर उत्तर क्वेश्चन पूछता जाता है और विद्यार्थियों को सोचने समझने का समय नहीं मिलता। उनको जो उत्तर जो उन्होंने याद कर रखे, जो उनकी स्मृति में है, वो उसी को वो रिकॉल करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें टीचर सिखाता है। ये टीचर सेंटर्ड एक अप्रोच है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर है। जितना अध्यापक बोलता है उतना ही वो स्टूडेंट सीखता है। इसमें स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि टीचर ही डिसाइड करता है कि कौन सा स्टूडेंट बोलेगा और कब बोलेगा। सपोज जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है तो नेचुरली सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, तो वो कहता है कि हाँ अच्छा तुम बोलो या तुम जवाब दो या तुम जवाब दो। तो एक बार में मतलब सारे बच्चे उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कई बार कक्षा का वातावरण नीरस हो जाता है और कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही स्वर में उत्तर दे देते हैं। इसमें अनुभव को या करके सीखने को कोई स्थान नहीं मिलता और इसमें प्रॉपर लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अतः इस प्रकार के कक्ष विमर्श को हम लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं या ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरा जो है वो हमारा FLE मॉडल कहलाता है, दैट इज फैसिलिटेट, लिसन एंड एंगेज। फैसिलिटेट मीन्स स्टार्ट करना, लिसन मीन्स सुनना और एंगेज मीन्स उनको अपने कार्यों में व्यस्त रखना। इसमें क्या है, ये एक जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न मॉडल है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के आइडियाज को सुनते हैं, उनके थॉट्स को सुनते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को सम्मान प्रदान करते हैं। वे एक्टिव लिसनर होते हैं, वे केयरफुली एक दूसरे की बात को सुनते हैं, सजग होकर के पूरा कंसंट्रेशन दे करके दूसरे के विचारों को, भावों को, थॉट्स को सुनते हैं, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स का इसमें एक्टिव सपोर्ट रहता है। यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करके सीखता है। जब जैसे अध्यापक उनसे कोई भी प्रश्न पूछता है तो वो उसके बाद वो उनको सोचने के लिए टाइम दे देता है कि इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करिए, या इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं, या इसके बारे में आपकी
क्या राय हो सकती है। तो और वो बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना देता है, तो वो वहां पर वो अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वे भी इस जो डिस्कशन हो रहा है, जो डिबेट हो रही है, उसके वे एक इम्पॉर्टेंट भाग है और वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो इस टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी का इम्पॉर्टेंट मेंबर है, और इस तरह से वो जो न्यू नॉलेज गेन करते हैं उसको वो शेयर करते हैं, वो स्वयं करके सीखते हैं, अपनी नॉलेज को स्वयं सीखते हैं। तो इस तरह से जो नॉलेज वो अर्जित करते हैं, जो गेन करते हैं एक्सपीरियंस करके, वो उनकी एवरलास्टिंग होती है, मतलब कि उनको हमेशा याद रहती है। यहाँ पर ये जो अध्यापक का काम होता है उसके लिए क्या करता है कि वो एक हेल्पफुल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। अतः जो शिक्षक है वो कक्षा में संवाद की युक्तियों का प्रयोग करता है, मतलब किस तरह से वो क्लास में इस संवाद को बढ़ावा दे। तो इसके लिए वो क्या करता है कि संवाद की युक्तियां होती है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट्स है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इंटरैक्शन है, क्वेश्चनिंग है, और ये क्या कह सकते हैं आप, रोल प्लेइंग है, स्टोरी टेलिंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। इन सब का प्रयोग करके वो इसका जो अपनी कक्षा कक्ष को आगे जो भी पार्ट ले रहा है, जो भी टॉपिक ले रहा है, वो आगे बढ़ाता है। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को बोलने का, प्रश्न पूछने का और उत्तर देने का मौका प्रदान करता है। बच्चे के लिए सकारात्मक तथा मोटिवेशनल वातावरण पैदा करता है, जिससे कि जो टॉपिक है और जो बच्चों की गतिविधियां हैं वो इस प्रकार से उनके बीच में इस प्रकार का तालमेल हो कि वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, उस ज्ञान को एक्सपीरियंस कर सके, तथा अपना मतलब उसको कक्षा को वो अपना समझ करके उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपनी भागीदारी से उस ज्ञान की क्वालिटी को बढ़ा सके। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है, जो वो नॉलेज गेन कर रहा है, उसको उसकी डेली लाइफ से जोड़ने का अवसर प्रदान कर सके। जैसे कि बच्चा जब मैथ्स में प्लस करना सीखता है या माइनस करना सीखता है या मल्टीप्लिकेशन करना सीखता है, तो वो अपनी डेली लाइफ में उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकता है। वो उनको जो भी वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं उनको वो अपनी भाषा में अपने अनुभवों को, अपने जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो, या जो उनकी जो भी कहानियां, आप देखते होंगे छोटे बच्चों के पास बहुत सारी कहानियां होती है, वो अपनी बात टीचर से कहने को बड़े उत्सुक रहते हैं, और स्कूल से बाहर के परिवेश की जो भी घटनाएं होती हैं उनको वो किसी भी तरह से व्यक्त कर सके, जिससे कि कक्षा में उसकी जो भागीदारी है, जो सक्रिय भागीदारी है, वो बढ़ सके। और शिक्षक प्रायः क्वेश्चन पूछ करके कक्षा संवाद को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद वो प्रश्न को वो स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं कि इस संवाद को वो आगे ले जाएं। अब सामान्यतः जो अध्यापक कक्षा में प्रश्न पूछता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पहला है प्रकाशन प्रश्न, जो कि जिसको कि हम डिस्प्ले क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। अब डिस्प्ले क्वेश्चंस जो होते हैं, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चंस होते हैं। इनके उत्तर प्रायः निश्चित होते हैं, वन वर्ड के होते हैं या वन सेंटेंस के होते हैं। उनके जो आंसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को मालूम होते हैं, और इनमें स्मृति का उपयोग होता है। और इसमें मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई भी थॉट प्रोसेस या कोई चिंतन प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं होती है। और जैसे कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है या सबसे बड़ा महा, तो इसके एक पर्टिकुलर सेट जवाब है जो कि बच्चों को मालूम होता है, जो कि उसने रटा हुआ होता है, जो कि उसने याद किया होता है, उसका वो जवाब दे देते हैं। जैसे कि गुड़हल के फूल का बॉटनिकल नेम क्या है, या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या इस देश की आबादी कितनी है। ये जो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिनके जवाब बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये वो होते हैं। और नॉर्मली इनका जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जैसे जो उपयोग है वो यहाँ हम क्या करते हैं, IRE मॉडल में
करते हैं। अब इनका उपयोग अध्यापक कब करता है? जबकि उसको जो जैसे उसने कुछ पढ़ाया है और उसको कुछ चीज का उसका रेपिटेशन करवाना है या पुनरावृत्ति करवानी है, तब वो सीखी हुई सूचना का पुनरावृत्ति करने के लिए तब उनका पूछता है। फीडबैक देने के लिए या उसको आवश्यकता अनुसार किसी चीज का स्पष्टीकरण देना होता है या क्लास को मैनेज करना होता है या सही या तथ्यात्मक उत्तर जांचना होता है, तब वो इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करता है। नॉर्मली एफएलई मॉडल में जो प्रयोग करता है वो कैसे होते हैं? रेफरेंशियल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि निर्देशात्मक प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि जहां पर स्टूडेंट को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। उसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से ले रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो उपाय तो कई सारे हो सकते हैं ना। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट कुछ उपाय बताए, दूसरा स्टूडेंट कुछ बताए, तो मतलब उसमें कोई भी गलत नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का अपना अलग एक्सपीरियंस होगा, उसका अलग एक्सपेरिमेंट होगा, जिसके बेसिस के ऊपर वो अपने जवाब निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट के विचारों को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। कक्षा में चर्चा का माहौल, मतलब कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। स्टूडेंट्स में जो कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, उसके विकास के लिए इस तरह के क्वेश्चंस का प्रयोग किया जाता है। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी या उसकी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रयोग होता है, या इसके अतिरिक्त सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब अध्यापक जो है वो अपने पाठ को जब शुरू करता है और जब पाठ का विस्तार करता है या जब पाठ का समापन करता है, तब वो प्रश्नों की मदद लेता है। आप लोग जब देखिए लेसन प्लानिंग करते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो आप क्या पूछते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहां पे प्रस्तावना प्रश्न आप कैसे पूछते हैं? छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं जिनके की जवाब बच्चों को आते होते हैं। उसके बाद फिर आप उनसे, जब आप अपने लेसन को एक्सप्लेन करते हैं, तब आप वहां पे रेफरेंशियल क्वेश्चन या निर्देशात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों के माध्यम से वो अध्यापक जो है अपने पाठ को आगे बढ़ाता है। और जब आप बाद में लास्ट में जाते हैं, तो जब आप पूरा पाठ पढ़ा लेते हैं, तो आप कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? रिकैपिचुलेटरी प्रश्न, है ना, कि पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं और फिर उनको होमवर्क के लिए भी प्रश्न देते हैं। तो इस तरह से जो अध्यापक है वो प्रश्नों की मदद से अपने पाठ को आरंभ करता है, उसका विस्तार करता है और उसका समापन करता है। स्टूडेंट्स के प्रश्नों के माध्यम से वो स्टूडेंट्स की भागीदारी को सरल तथा सुगम करता है, उनके लिए बोलने के अवसरों को उपलब्ध कराता है। और साथ साथ अध्यापक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कक्षा में केवल ऐसा ना हो केवल कुछ ही विद्यार्थी बोले, उसको सारे स्टूडेंट्स को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उसको छोटे छोटे ग्रुप्स बना देने चाहिए और उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली उनमें स्टूडेंट्स को आपस में चिंतन प्रक्रिया के लिए और उनकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए उनको छोड़ देना चाहिए। अर्थात दोनों ही प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और शिक्षक जो है सुविधा अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में इनका उपयोग करता है। इसके अलावा शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछने के उपरांत वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समय देता है, जिससे कि उस समय में स्टूडेंट्स आपस में विचार विमर्श कर सके। और इस टाइम को प्रतीक्षा समय या वेट टाइम कहा जाता है, कि उस प्रश्न पर विचार करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, जिससे कि वो आपस में विचार विमर्श कर सके, उसके उत्तर का विस्तार कर सके, वो वेट टाइम होता है। तो जो जब कक्षा में जो ये वेट टाइम होता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप प्रतीक्षा समय नहीं देंगे, आप केवल प्रश्नों को पूछते चले जाएंगे, तो आप IRE मॉडल में
चले जाएंगे। जब आप प्रतीक्षा समय देते हैं तो वो प्रश्न अपने शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करेगा। वो प्रश्न स्टूडेंट्स के लिए कॉग्निटिव स्टिमुलस का काम करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, जिससे कि उनका वो सोचने में अपना समय स्पेंड करें, यार ये कैसे होगा, जल्दी से सोचो, आपस में बातचीत करेगा। तो इसलिए प्रतीक्षा समय स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जब अध्यापक कोई प्रश्न पूछता है तो कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो वो पूछते हैं कि सर ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, कृपया इसको रिपीट कर दे। तो अध्यापक कई बार उस प्रश्न की पुनरावृत्ति भी करता है। और कई बार स्टूडेंट अपना जवाब देते हैं लेकिन वो अच्छे से अध्यापक को समझा नहीं पाते हैं, या अध्यापक तो समझ जाता है लेकिन कक्षा के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते। तो वहां पर अध्यापक पुनः उस स्टूडेंट के आंसर की पुनरावृत्ति करता है, जिससे कि उस स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ, मेरा जवाब अध्यापक को समझ में आ गया है और उसको ये लगता है कि उसका जवाब सही है, उसके उत्तर का सम्मान मिला और वो भी इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। तो इस पुनरावृत्ति के माध्यम से भी चर्चा को बढ़ाने में मदद मिलती है। अन्य स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिलता है, सही उत्तर के लिए प्रतिपुष्टि देता है। अतः जब प्रभावी शिक्षण के लिए और छात्र केंद्रित शिक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतीक्षा समय को बढ़ाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स उस प्रश्न को सुन सके, उस पर विचार कर सके, आपस में बातचीत कर सके, जिससे कक्षा के अधिक से अधिक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो हमें प्रतीक्षा समय को बढ़ाना चाहिए और पुनरावृत्ति समय को या पुनरावृत्ति को कम करना चाहिए, जिससे कि प्रश्न को दोहराने में या स्टूडेंट्स के आंसर को दोहराने में समय की बर्बादी ना हो एवं नीरसता का माहौल पैदा ना हो। अच्छा, कक्षा में जिज्ञासा बनी रहे, नए नए प्रश्न आते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाए और कक्षा को छात्र केंद्रित बनाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर आपको मेरे वीडियो की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।